Basic electrical wiring. जैसा कि हमने डीसी जनरेटर के विश्लेषण में देखा, इसका मुख्य कार्य मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करना है। यदि हम अब प्रक्रिया को उलट दें और इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स को जनरेटर से जोड़ें, तो हमारे पास डीसी जनरेटर के बजाय एक डीसी मोटर होता है। मोटर एक्शन को समझाने के लिए एक पावर सोर्स को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर से जोड़ा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में पोलैरिटी बनाता है। मैग्नेट का दक्षिण पोल कंडक्टर के उत्तर पोल को आकर्षित करता है और दक्षिण पोल को दूर करता है। इसी तरह मैग्नेट का उत्तर पोल कंडक्टर के साउथ पोल को आकर्षित करता है और नॉर्थ पोल को दूर करता है। यह स्थिर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा पर निर्भर करते हुए गति उत्पन्न करता है। गति वायर में करंट फ्लो की दिशा पर भी निर्भर करती है। यदि बैटरी की पोलैरिटी को बदल दिया जाए तो कंडक्टर अब ऑपोजिट दिशा में चलता है। यह समझने के लिए कि वास्तव में क्या हो रहा है, आइए एक बार फिर से एक चित्र देखें। यहां एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में निलंबित किया गया है। पावर सोर्स से करंट फ्लो कंडक्टर के अंदर और उसके आसपास अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। कंडक्टर के चारों ओर का यह फील्ड मेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ प्रतिक्रिया करता है और कंडक्टर की गति को उत्पन्न करता है, या तो फील्ड के बाहर या उसके अंदर। तीर कंडक्टर में करंट फ्लो की दिशा को दर्शाता है। इस स्थिति में फ्लो हमारी ओर है। कंडक्टर का फील्ड मेन फील्ड के ऊपर उसी दिशा में है और कंडक्टर के नीचे फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जब इन दोनों मैग्नेटिक फोर्सेस को जोड़ा जाता है तो वे मेन फील्ड की लाइंस को ऊपर की ओर विकृत कर देते हैं। कंडक्टर के ऊपर का फील्ड इस प्रकार अधिक मजबूत हो जाता है और कंडक्टर के नीचे का फील्ड कमजोर हो जाता है। परिणाम स्वरूप कंडक्टर नीचे की ओर चलता है। इसके विपरीत जब करंट फ्लोज ऑपोजिट दिशा में हमसे दूर, तो कंडक्टर का फील्ड कंडक्टर के ऊपर मेन फील्ड का विरोध करता है। यह कंडक्टर के नीचे के मेन फील्ड को सहायता करता है, जिससे लाइंस नीचे की ओर विकृत हो जाती है। कंडक्टर के नीचे का फील्ड इस प्रकार मजबूत हो जाता है, जबकि ऊपर का फील्ड अपेक्षाकृत कमजोर हो जाता है। इससे कंडक्टर ऊपर की ओर चलता है। इस मोटर एक्शन के मूल प्रिंसिपल को समझने के बाद अब हम डीसी मोटर का अध्ययन कर सकते हैं। बेसिक डीसी मोटर भी डीसी जनरेटर की तरह ही होता है, जिसमें एक पेयर ऑफ मैग्नेटिक पोल्स, एक सिंगल टर्न लूप से बना आर्मेचर, एक कम्यूटेटर और एक ब्रश असेंबली शामिल होता है। जैसा कि हमने देखा है, एक कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड में होता है, उसमें वोल्टेज लगाने पर वह हिलता है। जब वोल्टेज लगाया जाता है और मैग्नेटिक फील्ड तथा करंट फ्लो दिखाए अनुसार होते हैं, तो राइट कंडक्टर को नीचे धकेला जाएगा, जबकि लेफ्ट कंडक्टर को ऊपर। चूंकि प्रत्येक कंडक्टर पर लगने वाले फोर्सेस संतुलन में होते हैं, कोई अतिरिक्त गति नहीं होगी। एक और लूप और दो कम्यूटेटर सेगमेंट्स जोड़ने से यह सुनिश्चित होता है कि किसी भी समय संतुलन वाली फोर्सेस एक दूसरे को रद्द न करें। इस व्यवस्था से हर समय गति बनी रहती है। जब एक कम्यूटेटर सेगमेंट ब्रशेस से दूर जाता है, तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है और मूवमेंट जारी रहती है। जितने अधिक लूप्स आर्मेचर में होते हैं, उसकी गति उतनी ही स्मूदर होती है। इस कारण व्यावहारिक डीसी मोटर्स में रोटर्स में कई लूप्स होते हैं। चूंकि रोटर लूप्स में करंट को हर हाफ साइकिल पर पलटना होता है, इसलिए प्रत्येक लूप के लिए दो कम्यूटेटर सेगमेंट्स की
की आवश्यकता होती है। मोटर में जैसे डीसी जनरेटर में होता है, एक न्यूट्रल प्लेन होती है। कंडक्टर फील्ड्स और मेन फील्ड के परस्पर प्रभाव के कारण यह न्यूट्रल प्लेन स्थानांतरित हो जाती है, जो तब स्पार्किंग का कारण बनती है जब कोई भार जोड़ा जाता है। स्पार्किंग डीसी मोटर्स में कम्यूटेटर्स को जलाने और आसपास के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में हस्तक्षेप का कारण बन सकती है। इस स्पार्किंग को दो तरीकों से रोका जा सकता है। पहला तरीका है ब्रश पोजीशन को समायोजित करना। ब्रशेस को तब तक स्थानांतरित किया जाता है जब तक वे समायोजित न्यूट्रल प्लेन में न आ जाएं। मोटर में जैसे जनरेटर में मेन मैग्नेट्स के पोल्स के बीच छोटे इंटरपोल्स का भी उपयोग किया जाता है ताकि न्यूट्रल प्लेन के स्थानांतरण को समाप्त किया जा सके। ये इंटरपोल फील्ड्स आर्मेचर रिएक्शन द्वारा बनाए गए फील्ड्स का विरोध करते हैं, जिससे न्यूट्रल प्लेन अपने सही स्थान पर लौट आता है। इसके अलावा कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग्स जो आर्मेचर कंडक्टर्स में करंट के विपरीत दिशा में आर्मेचर करंट को ले जाती हैं, न्यूट्रल प्लेन को अपनी सही स्थिति में बनाए रखने में मदद करती हैं। डीसी मोटर्स सबसे अधिक कुशलता से तब कार्य करते हैं जब स्पार्किंग समाप्त हो जाती है। जैसा कि हमने पहले देखा, जब कंडक्टर को यांत्रिक ऊर्जा द्वारा मैग्नेटिक फील्ड में हिलाया जाता है तो एक ईएमएफ जनरेटेड होती है। इसे जनरेटर एक्शन कहते हैं। डीसी मोटर में जब घुमाव की आवश्यकता होती है तो कंडक्टर पर ईएमएफ लगानी पड़ती है। हालांकि जब इसे मोटर के रूप में उपयोग किया जाता है तो कंडक्टर में एक विपरीत ईएमएफ भी जनरेटेड होती है। इसे काउंटर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सीईएमएफ कहते हैं। लेंज़ेस लॉ के अनुसार जनरेटेड सीईएमएफ को लगाई गई ईएमएफ का विरोध करना चाहिए। सीईएमएफ की मात्रा घुमाव की गति पर निर्भर करती है, जो बड़े मोटर्स में व्यावहारिक रूप से महत्वपूर्ण होती है। जब बड़े मोटर्स शुरू किए जाते हैं तो रोटर वाइंडिंग्स के माध्यम से करंट को सीमित करने की आवश्यकता होती है जब तक कि सीईएमएफ विकसित न हो जाए। यदि सीईएमएफ विकसित होने से पहले पूर्ण करंट लगाया जाता है तो यह रोटर वाइंडिंग्स को जला सकता है। डीसी मोटर्स के साथ स्टार्टिंग बॉक्स का उपयोग किया जाता है ताकि सीईएमएफ बनने से पहले करंट के अनुप्रयोग से बचा जा सके। यहां एक बुनियादी शंट मोटर है जो अपने स्टार्टिंग बॉक्स के साथ आता है। स्टार्टिंग पोजीशन में रोटर वाइंडिंग्स के सर्किट को बड़े रेजिस्टेंस कॉइल्स की एक श्रृंखला के माध्यम से बंद कर दिया जाता है। जैसे ही स्विच लेवर को घुमाया जाता है, रोटर स्पीड और सीईएमएफ धीरे धीरे बढ़ते हैं और उसके बाद रेजिस्टेंस कॉइल्स को कट आउट कर दिया जाता है जब तक कि रनिंग स्पीड प्राप्त न हो जाए। लीवर को पूरी तरह से ओपन पोजीशन में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट द्वारा रखा जाता है। यदि किसी कारण से पावर फेल्स या फील्ड कॉइल खुल जाती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट डी एनर्जाइज्ड हो जाता है और स्प्रिंग एक्शन द्वारा लीवर को प्रारंभिक स्थिति में लौटा दिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे डीसी जनरेटर्स में डीसी मोटर्स में फील्ड के लिए शायद ही कभी परमानेंट मैग्नेट्स का उपयोग किया जाता है, इसके बजाय इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का उपयोग किया जाता है। डीसी जनरेटर्स की तरह फील्ड वाइंडिंग्स को कई तरीकों से बनाया जाता है। प्रत्येक प्रकार के वाइंडिंग में विशिष्ट विशेषताएं, मान और उपयोग होते हैं। सीरीज वुंड मोटर में अच्छा स्टार्टिंग टॉर्क की या टर्निंग फोर्स होता है। टॉर्क के आर्मेचर करंट और फील्ड स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है। चूंकि फील्ड स्ट्रेंथ करंट के समानुपाती है, सीईएमएफ के विकसित होने से पहले हाई स्टार्टिंग करंट टॉर्क को करंट के वर्ग के अनुसार प्रभावित करता है। मोटर घूमना शुरू करता है और पर्याप्त सीईएमएफ विकसित करने का प्रयास करता है ताकि लगाई गई ईएमएफ को पूरी तरह से विरोध कर सके। लोड इसे रोकता है और मोटर की गति को नियंत्रित करता है। हालांकि यदि लोड अचानक हटा दिया जाता है या किसी टूटी हुई बेल्ट के कारण, तो मोटर गति बढ़ाता रहेगा, अधिक सीईएमएफ विकसित करने की कोशिश करेगा
जब तक कि यह स्वयं को नष्ट न कर दे। शंट वुंड मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क ही कम होता है, लेकिन गति नियंत्रण के लिए यह लोड पर कम निर्भर करता है। शंट वुंड मोटर में फील्ड कॉइल्स को सीधे डीसी इनपुट टर्मिनल्स के पैरेलल में जोड़ा जाता है। स्टार्टिंग टॉर्क सीरीज मोटर जितना महान नहीं होता, क्योंकि फील्ड स्ट्रेंथ आर्मेचर करंट से प्रभावित नहीं होता। शंट मोटर की गति बदलते हुए लोड परिस्थितियों में काफी हद तक स्थिर रहती है। जैसे जैसे अधिक लोड लगाया जाता है, आर्मेचर की गति कम हो जाती है। इससे सीईएमएफ घटती है और करंट इनपुट बढ़ जाती है। बढ़ा हुआ करंट इनपुट फील्ड और आर्मेचर के बीच का कपलिंग बढ़ाता है, जिससे टॉर्क बढ़ता है और मोटर अपनी लगभग चालू गति पर लौट आता है। लोड में अचानक कमी होने पर मोटर को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि शंट वुंड मोटर में फील्ड करंट रोटर करंट से स्वतंत्र होता है। सीरीज और शंट वुंड मोटर्स दोनों की वांछनीय विशेषताएं कंपाउंड वुंड मोटर में प्राप्त की जा सकती हैं। अच्छा स्टार्टिंग टॉर्क प्राप्त करने के लिए सीरीज फील्ड का उपयोग किया जाता है। जब रनिंग स्पीड प्राप्त हो जाती है, तो एक सेंट्रीफ्यूजल स्विच सीरीज फील्ड को काट आउट करता है और शंट फील्ड को काट इन करता है। अब यह एक शंट मोटर बन जाता है, जिसमें अच्छी गति विनियमन होती है। कंपाउंडिंग अच्छा स्टार्टिंग टॉर्क और अच्छी गति विनियमन प्रदान करता है, जिससे कुशल संचालन होता है और मोटर को नुकसान पहुंचने की संभावना कम हो जाती है। Basic